कूटनीति में एक कहावत है कि दोस्त तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी फलसफे को सही साबित करते हुए बांग्लादेश से एक शानदार संबंध की शुरुआत की है। वो संबंध जो सरहद पर दोस्ती और समझदारी की बुनियाद पर खड़ा हो रहा है, और ये वो संबंध भी है जो 44 साल पुरानी उस युद्ध की याद दिलाता है जिसमें हिंदुस्तान के हाथों पाकिस्तान को मात खानी पड़ी और बांग्लादेश के नाम पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का ये सम्मान और हिंदुस्तान की तरफ से शहीदों को सलामी। मेजबान कोई और होता और मेहमान कोई और, तो मान और सम्मान से भरी सलामी को राजनयिक शिष्टाचार का हिस्सा माना जाता। मगर मोदी की सलामी के साथ बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय शहीद स्मारक इतिहास के वो पन्ने पलट रहा है जिन पर जनता के तंत्र की हिफाजत में लड़ी गई एक जंग की कहानी लिखी है। कहानी एक ऐसी जंग की जो 9 महीने के दमन में दबे कुचले लोगों के दोबारा सिर उठाने की गाथा याद दिलाती है। अगर पाकिस्तानी सेना के दमन के आगे वो हौसला टूट गया होता तो आज ये गाथा नहीं सुनाई जा रही होती, ना ये स्मारक होता और ना ही आज के बांग्लादेश का वजूद। It is at a historic moment we have resolved a question that has lingered since independence. Our two nations have a settled boundary. पाकिस्तान तो इसे 44 साल पहले ही कुचल देना चाहता था। अपने सैनिकों के बूटों तले बांग्ला अवाम की हर उठती आवाज को रौंद देना चाहता था। तब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पूर्वी हिस्सा हुआ करता था, मगर हिंदुस्तान से यह देखा ना गया। सरहद पार अपने पड़ोसी के जर्रे जर्रे पर वो जुल्म और सितम, पाकिस्तानी सैनिकों की वो क्रूरता और हैवानियत का कहर। वो मंजर देख किसी की भी रूह कांप जाए। बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार के साथ हैवानियत बढ़ती चली जा रही थी। लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों को चुन चुन कर गोलियां मारी जा रही थी। पाकिस्तानी सैनिक हजारों की तादाद में महिलाओं से बलात्कार कर रहे थे। वो मंजर दुनिया देख रही थी, मगर हिंदुस्तान से देखा ना गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो रो पड़ी थी क्रूरता की वो कहानियां और बांग्लादेश में हालात की तस्वीरें देखकर। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? दिसंबर 1971 तक वो जंग एक तरफा थी। 1970 में चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया। उनके पीछे आवाज उठाने वालों की चुन चुन कर हत्या की जा रही थी। तब हिंदुस्तान पूर्वी पाकिस्तान के बचाव में उतरा तो पाकिस्तान बौखला गया। फिर कैसे जीती गई वो जंग, कैसे जन्म हुआ बांग्लादेश का, ये पूरी कहानी बताती है इन शहीदों की गाथा जिन्हें पीएम मोदी ढाका के इस स्मारक में श्रद्धांजलि दे रहे थे। जवानों की कुर्बानी के साथ पीएम मोदी को वो नायक भी याद आया जिसे आज बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। यह स्मारक वीरता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम में शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। ये शेख मुजीबुर रहमान का घर है जहां बांग्लादेश की आजादी के इस नायक को मोदी ने बड़े गुलदस्ते के साथ श्रद्धांजलि दी। मुजीबुर रहमान इस घर में 1975 में हुई हत्या तक रहा करते थे। उसके बाद
ढाका के इस घर को उनका स्मृति शेष बनाया गया। इसे संग्रहालय का दर्जा दिया गया। आज ये घर सिर्फ मुजीबुर रहमान की यादों को ही नहीं समेटे हुए है, बल्कि बांग्लादेश के वजूद और उसके लिए संघर्ष की निशानियां सहेजे हुए है। वो कहानियां बरबस ही याद दिलाती हैं 1971 की वो कहानी। अपने ही देश के हिस्से पर जब पाकिस्तान कसाई बनकर टूटा तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग भाग भाग कर हिंदुस्तान आने लगे, रिफ्यूजी बनकर। उन पर इस जुल्म ने हिंदुस्तान को मजबूर किया कि वो अपने पड़ोसी की मदद में आगे आए। बांग्लादेश बना तो 1971 में, लेकिन इसकी नींव 24 साल पहले ही पड़ गई थी, जब पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान इसके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करता था। इसीलिए 71 का युद्ध तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के लिए सबसे खूबसूरत यादें हैं। It was indeed a miracle. God was good to us. इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व की औरत थी। वो हिस्ट्री जो बांग्लादेश की अलग होती। हिंदुस्तान इसके लिए पूरा तैयार था। इट वॉज डिवास्टेशन ऑल ओवर। सबके लिए हिप्पी पूरे हो गई। It was a matter of touch and go. पूर्वी पाकिस्तान में दमन की राजनीति आजादी के बाद से ही चल रही थी। जिन्ना ने ढाका में ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हर बाशिंदे को बस एक ही भाषा बोलनी चाहिए, उर्दू और सिर्फ उर्दू। पाकिस्तान के उर्दू भाषी पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को खुद से छोटा और हीन मानते थे। तभी कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पाकिस्तान की सियासत ही नहीं, इतिहास ही नहीं, बल्कि उसका भूगोल भी बदलने वाला था। पाकिस्तानी इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव साल 1970 में। उस चुनाव की कब्र पर बांग्लादेश के निर्माण की इमारत तैयार हुई। मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें हासिल की थीं और जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पश्चिम की 138 में से 81। इन नतीजों से पश्चिमी पाकिस्तान के आकाओं को लगने लगा कि सत्ता उनकी मुट्ठी से फिसल रही है। क्या अब हमारे वजीर इससे चुने जाएंगे? अब एक बंगाली हम पर हुकूमत करेगा? यकीन मानिए ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात किसी के हलक से उतर नहीं रही है, मगर उनके पास सीटें हैं। अवामी लीग को मजलिस-ए शूरा में मेजॉरिटी है। जनरल साहब, जब मजलिस-ए शूरा ही रावलपिंडी में नहीं रहेगी तब क्या करोगे? अगर हम अपोजिशन में आ गए तो सब कुछ खत्म समझो। सारा कामकाज ढाका से चलेगा और हम हर काम के लिए ढाका की टिकट कटा रहे होंगे। तो फिर अब हम क्या करें? आप असेंबली का सेशन ही मुलतवी कर दे। ठीक है, मगर खूब हंगामा बरपेगा। कुछ तो सोचना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति याहिया खान ने मुजीब को रोकने के लिए नेशनल असेंबली का सत्र ही आगे बढ़ा दिया। इसके बाद 24 साल से खून का घूंट पीकर जी रहा पूर्वी पाकिस्तान उबल पड़ा। आमार शोनार बांग्ला वाले बगावत पर उतर आए। तब इस बगावत को कुचलने के लिए बलूचिस्तान के बुचर कहे जाने वाले जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की हदें पार करना शुरू कर दी।
मासूमों की पीठें पाकिस्तानी हंटर से छलनी होने लगी। भूखे लोगों के पेट से अनाज छीन लिया गया। जिस मुजीबुर रहमान में पूर्वी पाकिस्तान अपना मसीहा देखता था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब आवाम ने विरोध किया तो दमन दरिंदगी के दायरे से बाहर हो गया। The Pak Army on the night of 25th, 26th, पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 की रात में ऑपरेशन सर्च लाइट में ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोला और हजारों, मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों को मार दिया। शरणार्थी भारत आने लगे। तब श्रीमती गांधी ने फैसला लिया कि हमें बांग्लादेश के लोगों की मदद करनी चाहिए और इस तरह हम इस जंग में शामिल हुए। and that is how we got involved. अपने ही देश के हिस्से पर जब पाकिस्तान कसाई बनकर टूटा तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग भाग भाग कर हिंदुस्तान आने लगे, रिफ्यूजी बनकर। उन पर इस जुल्म ने हिंदुस्तान को मजबूर किया कि वो अपने पड़ोसी की मदद में आगे आए। पूर्वी सरहद से पाकिस्तानियों का पलायन बड़ी तादाद में हो रहा था। वो सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों की तादाद में रिफ्यूजी बनकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम का रुख करने लगे। भारत के लिए इतनी तादाद में रिफ्यूजियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था। इंदिरा जानती थी कि रिफ्यूजियों की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी था और न ही अब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को साथ रखना संभव था। इंदिरा समझ चुकी थी कि युद्ध टल पाना अब संभव नहीं। उन्होंने सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को बुलावा भेजा। What are you doing about it? And I said, nothing. Got nothing to do with me. And she said, I want you to go in and take action. And I said, do you know what that means, Prime Minister? And she said, no. I said, it means war. And she said, I don't mind if there's war. पूर्वी पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान अत्याचार की ऐसी हदें पार कर रहा था कि उसे बंगाल का कसाई कहा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो जनरल याहिया खान ने टिक्का खान को पद से हटाकर जनरल नियाजी को ईस्ट की बागडोर थमा दी थी। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पाकिस्तान को यह गवारा नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की भारत मदद करे। तब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने लगी और पाकिस्तान ने अंधेरी रात में पश्चिम से हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के जहन में यह शक गहरा होता जा रहा था कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी पूर्वी पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी और इसीलिए उसने पश्चिमी सरहद पर हमला बोल दिया, यानी सीधे हिंदुस्तान पर। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. जवाब में भारत ने उसी रात पश्चिमी सीमा पर हवाई गश्त शुरू की। पाकिस्तान मान नहीं रहा था तो पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान के 2 एयरफील्ड्स पर भी बमबारी कर दी।
पश्चिमी सीमा को महफूज तो किया था, पर पूरी ताकत नहीं झोंकी। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की। थार के रेगिस्तान में एक छोटा सा कस्बा है, लोंगेवाला। 4 दिसंबर की देर रात जब 23 पंजाब की लेफ्टिनेंट धर्मवीर 20 जवानों की पेट्रोल पार्टी के साथ गश्त पर थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर से आती कुछ आवाजें सुनी। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि ये आवाजें पाकिस्तानी टैंकों की थीं, जो लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहे थे। लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में 23 पंजाब की बस एक कंपनी तैनात थी और सामने से आ रहे थे पाकिस्तान के करीब 2000 से ज्यादा सैनिक। 90 के आसपास टैंक और ट्रक उनके पास थे। अगर ये सैनिक मोर्चा छोड़ते तो पाकिस्तानी भारतीय शहरों का रुख कर सकते थे, और अगर वहां बने रहते तो आत्महत्या से कम नहीं होता। In the evening of the 4th December 1971, by about midnight, the patrol leader 4 दिसंबर 1971 की शाम आधी रात को हमारी पेट्रोल पार्टी ने बताया कि वो बॉर्डर पर टैंकों की आवाज सुन सकते हैं। ये आवाज बढ़ती जा रही थी। आवाज सुनकर पेट्रोल पार्टी को लगा कि टैंक हमारी ही तरफ आ रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली कि दुश्मन भारतीय सीमा के अंदर आ चुका है। He confirmed to me that after about few minutes that the enemy armor has crossed into the Indian territory. मेजर चांदपुरी ने फौरन बटालियन हेडक्वार्टर से मदद मांगी। उनके जवानों को जंग का अनुभव नहीं था। मेजर चांदपुरी जानते थे पीछे हटने की गुंजाइश नहीं। तब उन्होंने अपने जवानों से कहा था कि जिसे भी दुश्मन का खौफ है वो भाग जाने को आजाद है। बस इतना याद रखे कि वो बटालियन और उसके पुरखों के नाम पर कलंक लगाकर जाएगा। मेजर चांदपुरी खुद आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थे। इन बातों को सुनकर जवानों में जोश भर गया। सबने कसम खाई कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पश्चिम की यही मोर्चेबंदी पूरब में एक नए देश के जन्म की बुनियाद बनी। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए उस वक्त भारतीय वायुसेना के विमानों में वो टेक्निक नहीं थी कि रात में उड़ान भर सकें, यानी मदद सुबह ही पहुंच सकती थी। तब सामने 90 टैंकों की फौज और मोर्चा संभाले बस 120 जांबाजों की हिंदुस्तानी टुकड़ी। हजारों किलोमीटर का फासला, लेकिन देश एक। 24 साल से दूर की कौड़ी बना पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अपनी नई नियति से मुलाकात करने जा रहा था, और उसके साथ शुरू हो रहा था वो किस्सा जो दुनिया के नक्शे को बदलने का किस्सा है। यह किस्सा जंग का है, बहादुरी का है। एक विकासशील देश की ऐसी कूटनीति का है जिसने महाशक्ति अमेरिका को उसके ही खेल में उलझा दिया। एक ऐसी फौज का है जो असलहे से भले कमजोर रही हो,
हौसले से फौलाद थी। यह किस्सा हिंदुस्तान की फतह का है और पाकिस्तान की शिकस्त में आत्मसमर्पण के अभूतपूर्व पैमाने का। लेकिन इन सब की शुरुआत पाकिस्तानी टैंकों ने हिंदुस्तान की पश्चिमी सीमा पर कर दी थी, जहां चांदनी रात की रोशनी में पाकिस्तानी टैंकों का आगे बढ़ना काफी हद तक नजर आ रहा था। 5 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी टैंकों ने उस अकेले आउटपोस्ट को घेर कर हमला शुरू कर दिया। बारूदी सुरंग बिछाने का वक्त भारत के पास नहीं था, इसीलिए सैनिक तब तक इंतजार करते जब तक पाकिस्तानी टैंक 15 से 20 मीटर के फासले पर पहुंच जाते और फिर एंटी टैंक वेपन का इस्तेमाल करते। सर जी, दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ट्रक और टैंक लगातार हमारे नजदीक आ रहे हैं। ओवर। अल्फा वन। सर आदेश दीजिए, बताइए क्या करना है। दुश्मन के टैंक हमारे करीब आ रहे हैं। इस बीच पोस्ट के नजदीक पहुंचकर जब पाकिस्तानी टैंकों ने वहां कांटेदार तार देखी तो उसे माइनफील्ड समझ लिया। वो थम गए। इंजीनियर बुलाने और माइन ढूंढने की कवायद में पाकिस्तान ने 2 अहम घंटे गवा दिए। दूसरी तरफ 2000 सैनिकों और टैंकों से घिरे 120 सैनिक पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तानी फौज की झुंझलाहट साफ दिख रही थी, पर वो जब आगे बढ़ने की कोशिश करते टैंक रेत में धंसने लगते। इसी संघर्ष में सुबह हो चली थी और तब तक भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने लोंगेवाला के पोस्ट की ओर उड़ान भर ली थी। पाकिस्तान की वायुसेना दूसरे मोर्चों पर व्यस्त थी और पाकिस्तानी टैंक रेत में फंस रहे थे। ऐसे में हवाई हमले से बच पाना उनके बस की बात नहीं थी। इन टैंकों पर ऐसी बमबारी की गई कि 90 टैंक और ट्रक अपनी जगह पर ही ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी टैंक छोड़ कर भाग रहे थे। हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान को हराकर हिंदुस्तान ने कैसे पूर्वी मोर्चे पर उसे पछाड़ा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वाकया बताते हैं। यह वाकया वो है जब तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कैसे युद्ध से 8 महीने पहले ही इसके लिए तैयार हो गई थी। पाकिस्तान से भारत का वो युद्ध हुआ तो 1971 के दिसंबर महीने में, लेकिन इसका बीज काफी पहले पड़ चुका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के अप्रैल महीने में ही पाकिस्तान पर हमले के लिए मानेकशॉ को बुलाया। इंदिरा तुरंत युद्ध चाहती थी, लेकिन सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। अगर अप्रैल में पूर्वी पाकिस्तान में घुसते हैं तो वहीं फंस कर रह जाएंगे, क्योंकि मानसून आ जाएगा और वहां से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें मानसून खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, सितंबर तक। नहीं, नवंबर बीतने तक। अगर हम पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो हो सकता है कि चीन हम पर हमला कर दे। फिर मिड नवंबर तक हमारी सीमा और चीन की सीमा तक बर्फ जम जाएगी और सारे दर्रे बर्फ से ढके होंगे। ऐसे मौके पर चीन हम पर हमला नहीं कर सकता। फिर हमारे सैनिकों को युद्ध के अभ्यास का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन जनरल, ऐसे हालात में चुप भी तो नहीं बैठ सकते।
जल्दबाजी से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इस बीच कूटनीति और राजनीति के स्तर पर भी माहौल गरमाने लगा था। पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की आग में हिंदुस्तान के तमाम नेता अपना हाथ झुलसाना नहीं चाहते थे, लेकिन इंदिरा ने ठान लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 महीने में हम जीत हासिल कर लेंगे। मुझे यकीन है हिंदुस्तानी फौज ईस्ट पाकिस्तान को मुक्त करा ही लेगी। पाकिस्तान को अमेरिकी मदद मिल रही है। उन्हें उम्मीद है कि चीन हम पर हमला कर उनकी मदद करेगा। उसकी चिंता आप ना करें। चुनिंदा कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से वो हमला कर सकते हैं, वहां हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सोवियत संघ उन्हें हम पर हमला नहीं करने देगा। वो सचमुच एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभा रहा है। अगर वो खुल के हमारी मदद करे तो बेहतर होगा। करेंगे, जरूर करेंगे, और ये जंग हम जीतेंगे भी। 1962 के चीनी युद्ध और 1965 के पाकिस्तानी युद्ध के साए से हिंदुस्तान अब निकल चुका था। अब ये युद्ध सिर्फ जीते जाने के लिए नहीं था, बल्कि इससे कहीं आगे दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदलने के लिए था। खैर, दिसंबर आते आते लड़ाई छिड़ गई। तब पश्चिमी मोर्चे पर भारत ने जहां 2 वीर सैनिक गंवाए, वहीं पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए। लोंगेवाला की लड़ाई ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए और उधर हिंदुस्तानी जाबाज पूर्वी पाकिस्तान पर बढ़ते चले जा रहे थे। पश्चिमी मोर्चे पर हिंदुस्तानी फौज के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, तो पूर्वी मोर्चे पर हिंदुस्तानी फौज का हौसला बढ़ा। भारतीय फौज असम, त्रिपुरा और बंगाल से लगी सीमा से 4 तरफ से ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी थी। रणनीति थी 3 ओर से हमला करना और समंदर की ओर से उनका रास्ता काट देना। हालांकि पूरब में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता कम नहीं थी, पर नेवी और एयरफोर्स में वो भारत की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। हमारे एयरफोर्स ने डे टाइम में जब हुआ तो बहुत ही मैसिव स्ट्राइक किया, रिटेलिटरी स्ट्राइक किया। ऑन एन एवरेज 24 घंटे के पीरियड में वी हैड अबाउट 500 मिशन जो है हमारे यहाँ से जाया करते थे एवरी डे, एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 500 मिशन। जनरल नियाजी ने टिलेबंदी का रास्ता अपनाया था। सभी कम्युनिकेशन सेंटर, पुलों पर कब्जा मजबूत किया। शायद किसी की कल्पना में भी नहीं था कि ढाका तक कोई पहुंच सकता है। ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय फौज एक पुख्ता नीति के तहत चल रही थी। अलग अलग दिशा से सैनिक बढ़ रहे थे, पर लक्ष्य एक ही था। हमें यह पता हो गया कि नियाजी टाउन्स डिफेंड करेगा, सो इसलिए हम लोग प्लान किया कि वी विल बाईपास द टाउन्स। कोई टाउन ने हमला करेगा, हम सीधा जाएगा जाकर। सो वी बाईपास द टाउन्स इन आवर प्लान्स। So that was the key factor. We did not capture Chittagong nor Khulna, but went straight for Dhaka, bypassing all the towns. So that was our plan. भारतीय फौज अब 71 की लड़ाई में अपनी सबसे कठिन और सबसे निर्णायक लड़ाई शुरू करने वाली थी, बोगरा की लड़ाई, जिसके लिए हिली जीतना बेहद अहम था। अति आत्मविश्वास में दुश्मन ने ढाका को बगैर सुरक्षा और संसाधनों के छोड़ दिया था। ऐसे में जितनी जल्दी ढाका की ओर फौज बढ़ती, उतना ही फायदा मिलता। 71 की लड़ाई में जब हिंदुस्तानी फौज बांग्लादेश की तरफ बढ़ने लगी, तो सामने 1.5 किलोमीटर में फैला पाकिस्तानी बंकर था। उसे तोड़े बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन हिंदुस्तानी जवानों ने इस नामुमकिन को कैसे मुमकिन बनाया।
हिंदुस्तानी सैनिक आगे तो बढ़ रहे थे, पर सामने के बंकर से लगातार लाइट मशीन गन से फायरिंग हो रही थी। इतने में लांस नायक इक्का उठे और गोलियां झेलते हुए सीधे बंकर में घुस गए। वहां दुश्मन के 2 जवान थे। इक्का ने अपनी संगीन से दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लांस नायक इक्का घायल थे, फिर भी बंकर पार करते हुए आगे बढ़े। आखिरी पड़ाव पर एक 2 मंजिली इमारत से गोलियां हिंदुस्तानी जवानों पर बरस रही थी। इक्का ने पहले एक ग्रेनेड उसमें फेंका। गोलियां जब फिर भी बंद नहीं हुई तो वो दीवार फांदकर भीतर पहुंचे और अपनी संगीन से अंदर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक को मार डाला। हिली की लड़ाई में ये एक बड़ी जीत थी। इसके साथ ही अखौरा इलाके के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम छोर तक भारतीय सेना पहुंच गई और आखिर में दुश्मन को अखौरा छोड़ना पड़ा। जब भारत के आगे पाकिस्तानियों के छक्के छूटने लगे तो अमेरिका परेशान हो गया, क्योंकि वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका जानता था कि अगर भारत को रोका नहीं गया तो ये पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि उसकी भी कूटनीतिक हार होगी, इसलिए वो दबाव की नाकाम रणनीति बनाने लगा। जब पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की नकेल कसने लगी तो पसीना अमेरिका को आने लगा। उस वक्त यूएन में अमेरिकी दूत जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम और भारत पाक सेना के वापस लौटने का प्रस्ताव पेश किया। पर सोवियत संघ को भरोसा था कि भारत ये युद्ध जरूर जीतेगा। उसने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। निक्सन और किसिंजर ने रूस पर दबाव डालने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहे। पाकिस्तान को न सिर्फ अमेरिका से मदद मिल रही थी बल्कि इंग्लैंड से भी। चीन और श्रीलंका तो उसके साथ थे ही। भारत के पास थी तो बस हिम्मत और रूस की गहरी दोस्ती। रूस के एंटी शिप B-15 मिसाइल के इस्तेमाल से भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोत नष्ट कर दिए। भारतीय डिस्ट्रॉयर INS राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को समुद्र के तल में ही डुबो दिया था। इसके अलावा 12 तेल टैंकरों को खाक कर दिया। यानी पाकिस्तानी नौसेना अब लड़ने की स्थिति में नहीं थी और ईस्ट पाकिस्तान की जल सीमा पर अब भारत का वर्चस्व था। नौ दिसंबर 1971 तक भारतीय फौज जैसोर, झेंडिया, सिलहट समेत इन सभी इलाकों पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। पाकिस्तान को लग गया था कि पाला बड़े योद्धा से पड़ा है। अब उसने पूरी ताकत ढाका को बचाने के लिए झोंक दी। पाकिस्तान के हर चालबाज साथी का जवाब रूस दे रहा था और भारत ने अपनी शक्ति ढाका की ओर बढ़ा दी थी। पर अब तक पाकिस्तानी फौज ढाका की ओर पीछे हटना शुरू कर चुकी थी और पीछे हटते हटते वो सड़कों और ब्रिजों को तबाह कर रही थी। हिंदुस्तानी फौज ने अगर अपना पूरा ध्यान ढाका की ओर मोड़ दिया था तो पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत ढाका की रक्षा के लिए झोंक दी। हमारी सेना ने अपने छाताधारी सैनिकों को शत्रु के पीछे तंगैल में उतारा और हमारी पैराशूट बटालियन ग्रुप
जिसमें लगभग 700 पैराट्रूपर्स थे, उनके साथ इंजीनियर्स भी थे, उनके साथ छोटा तोपखाना भी था और जो मिलिट्री रेजिमेंटल एड पोस्ट है उन सब के लोग थे। तो क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात थी तंगैल में? तंगैल ने युद्ध में शत्रु की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ढाका को कुदरती सुरक्षा हासिल थी। दक्षिण में मेघना, पश्चिम में बुद्धिगंगा और पूर्व में सतलख्या और बालू नदी, और इसीलिए भारतीय फौज को आगे बढ़ने में वक्त लग रहा था। पर उत्तर में मयमनसिंह और जमालपुर भारत के कब्जे में आ चुके थे और अब निशाने पर था टंगैल। भारत ने 2 पैरा के जवान टंगैल में एयर ड्रॉप किए। एंटोनोव 12 C-119 कैरिबू और डकोटा विमानों में सवार तकरीबन 700 कमांडो भारत के अलग अलग शहरों से टंगैल के लिए रवाना हो गए। इस पैमाने पर भारत की तरफ से ये पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन था। पाकिस्तानियों को छकाने के लिए सैनिकों के अलावा कुछ पुतले भी पैराशूट से उतारे गए ताकि उन्हें ये अंदाजा लगाना आसान न हो कि कितने सैनिक और कहां-कहां उतारे गए। This is BBC London. In an unprecedented operation, the Indians of today airdropped 5,000 soldiers in Tangel. The Indian troops march towards Dhaka continues. ये आज तक किसी को मालूम नहीं कि बीबीसी रेडियो के इस प्रसारण में 700 की जगह 5,000 सैनिकों का जिक्र कैसे आया। क्या ये किसी पत्रकार की गलती थी या फिर भारतीय एजेंसी रॉ ने बढ़ा चढ़ाकर जानकारी पेश की थी ताकि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो सके? वजह जो भी रही हो, 5,000 सैनिकों के एयर ड्रॉप होने की खबर से पाकिस्तानी खेमे का मनोबल धड़ाम से गिर गया। इसका असर यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई का परचम बुलंद किए मुक्ति वाहिनी के दस्तों ने उनकी नाक में दम कर दिया। हिंदुस्तानी फौज के रास्ते में मुश्किलें तमाम आ रही थी। पाकिस्तान अब जोरदार संघर्ष कर रहा था। भारतीय सेना के पास आगे बढ़ने के लिए कहीं गाड़ियां नहीं थी तो कहीं गाड़ियां थी तो ईंधन नहीं। ढाका अब बस 100 किलोमीटर दूर था, यानी जीत 100 किलोमीटर दूर थी। जंग के 10 दिन के भीतर ही पाकिस्तान बेबस दिखने लगा। इंदिरा गांधी एक ऐसी लीडर बनकर उभरी जो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थी, और मानेक शॉ एक ऐसे मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जिन्होंने ढाका को पाकिस्तानियों से छुड़ाने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी, और साथ में थी जनरल JS अरोरा और जनरल जैकब की शानदार जुगलबंदी। युद्ध पर ढीली पड़ती पकड़ के बीच ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर मलिक उस दिन सूबे के तमाम आला अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक कर रहे थे। ये बैठक चल रही थी ढाका के गवर्नमेंट हाउस में। तभी अचानक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के 4 विमानों ने इस इमारत की ओर उड़ान भरी। हर दिन एक एक सील्ड एनवेलप दिया जाता था इसी के लिए कि ये आपके टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट डिटेल के लिए। पर ये दिस पर्टिकुलर जिसकी आप बात कर रही हैं वो एक फेमस सॉर्टी थी जो मिग एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने तेज़पुर से उड़ान भरी थी, और उनको ये कहा गया था कि आपका टारगेट जो है गवर्नर्स हाउस ढाका है, जहाँ पे नियाजी साहब का हेडक्वार्टर भी था।
इमारत पर जब बम गिरा उस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी थी। बमबारी से इमारत के मुख्य हॉल की छत गिर गई। गवर्नर मलिक इस कदर डर गए कि फौरन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो वहां सरकार से जुड़ा हर अधिकारी न्यूट्रल जोन की तरफ भाग खड़ा हुआ, जिसे रेड क्रॉस ने बनवाया था। दुश्मन को आत्मसमर्पण की ओर धकेलते हुए भारत को एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत मिल गई थी। उनका सर्वोच्च कमांडर था वहाँ जनरल A.A.K. न्याजी और गवर्नर, वो सब उस समय राजभवन में मंत्रणा कर रहे थे कि अब हम आगे क्या करें। तभी हमारे जो हवाई जहाज थे उन्होंने भयंकर बमबारी उनके राजभवन पर करी और राजभवन का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया। गवर्नर ने कहा अब कोई मार्ग नहीं है, आत्मसमर्पण करो। हमने विमानों से पर्चे गिराए उनकी सेना के लिए, उर्दू में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, बंगला में, और कहा कि यदि तुम आत्मसमर्पण करते हो तो तुम्हारी जीवन रक्षा करना भारतीयों का धर्म होगा। उधर हिंदुस्तानी फौज ढाका की ओर आगे बढ़े जा रही थी और नियाजी युद्ध विराम के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहे थे। जनरल सैम मानेकशॉ ने साफ साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो पाकिस्तानी सेना के ढाका में सर्वोच्च कमांडर थे, उनका मनोबल यद्यपि टूट रहा था किंतु आखिरी हथौड़े की आवश्यकता थी और तोड़ने के लिए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, और वो काम किया जनरल जैकब ने। जनरल जैकब अकेले विमान से ढाका पहुंचे और सिर्फ एक पर्चा अपने साथ ले गए जो उन्होंने जनरल न्याजी के सामने रखा और कहा यह आत्मसमर्पण का पत्र है, आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। अपनी साफ मंशा दिखाने के लिए ही उन्होंने 15 दिसंबर की शाम 5 बजे से अगली सुबह 9 बजे तक युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया। बंदूकें अब खामोश थी, पर ढाका की तरफ बढ़ते भारतीय फौज के कदम थमे नहीं थे। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे जब भारतीय सैनिक ढाका शहर में दाखिल हुए। सड़कें सुनसान थी, हर तरफ सन्नाटा था। ज्यों ही उनके पहुंचने की खबर फैली, खुशी और राहत से उछलते लोग हर ओर उमड़ पड़े। हर तरफ जय बांग्ला, जय मित्रवाहिनी, जय इंदिरा गांधी के नारे गूंजने लगे। अपने ही लोगों के हाथों बरसों गुलामों जैसा सुलूक सहने के बाद, अनगिनत यातनाएं झेलने के बाद, आजादी की एक एक सांस जैसे अनमोल थी। We got to the airport with difficulty. हर तरफ लोग बहुत खुश थे, जिधर देखो उधर जय बांग्ला के नारे लग रहे थे। जय बांग्ला। जिस लक्ष्य के साथ भारत युद्ध भूमि में आया था, उसे पूरा होने में अब चंद घंटों का वक्त रह गया था, पर पाकिस्तानियों के धोखेबाज मिजाज से वाकिफ भारत अब भी सतर्क था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जैकब ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पस्त कर दिया। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को वो आखिरी लम्हा आ गया जब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और पूरी दुनिया ने ये नजारा देखा। 16 दिसंबर की सुबह जनरल सैम मानेकशॉ ने जनरल जैकब को फोन किया। हेलो, गुड मॉर्निंग जैकब, हाउ आर यू? वेरी गुड सर। मैं चाहता हूं आप जाकर सरेंडर लेकर आए। सर, मैंने आपको ड्राफ्ट भेजा था सरेंडर का।
क्या आप देख पाए? जेकब, आपको मालूम है अब क्या करना है? आदेश पाते ही जेकब जैसोर से ढाका जाने के लिए विमान में सवार हुए। उनके पास कोई हथियार नहीं था, बस सरेंडर के दस्तावेज और एक स्टाफ ऑफिसर। एयरपोर्ट से वो एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर की गाड़ी में सवार होकर नियाजी के दफ्तर के लिए रवाना हुए। नियाजी के दफ्तर पहुंचते ही जनरल जेकब ने उसे सरेंडर दस्तावेज पढ़कर सुनवाया। नियाजी को ऐतराज था, वो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अमरीकी आका कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। वो वक्त चाहता था। All Pakistan military and paramilitary forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistani, originated by the forces under command of Lieutenant General Jagjit Singh Arora. ये तो एक तरफा है। बिल्कुल भी नहीं। हम आपकी और आपके सैनिकों की देखभाल करेंगे। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से प्रेजेंस ऑफ वारसा सलूक करेंगे। और अगर आपने फिर भी हमारी शर्तें नहीं मानी तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। सोच लीजिए, हम आपको आधे घंटे का वक्त देते हैं। इतनी देर में अगर आप राजी नहीं हुए तो हमें सीज फायर खत्म करना पड़ेगा। कम ऑन। ये कहकर जनरल जेकब उसके दफ्तर से बाहर निकल गए। वो आधे घंटे तक पाइप पीते रहे और टहलते रहे। बाहर मौजूद पत्रकार बार बार उनसे सवाल पूछते रहते, पर वो शांत ही रहे। आधे घंटे बाद जब जनरल जेकब कमरे में वापस लौटे तो आत्मसमर्पण का दस्तावेज टेबल पर ही पड़ा था। इसके साथ ही एक नए देश का नक्शा दुनिया के सामने बनने लगा था। इन खुशियों की तस्वीरों में जो ढाका के रामना रेस कोर्स में 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:15 बजे तैयार हुआ। नियाजी के सरेंडर और पाकिस्तान की हार के साथ, बल्कि यूं कहें कि बांग्लादेश के निर्माण के साथ। 44 साल पहले दुनिया का नक्शा तब बदला था जब एक मुल्क के तौर पर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अब भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक नए दौर की कहानी लिखी गई है। तो एक बार फिर नक्शा बदल गया। दोनों देशों के बीच सरहदों को लेकर विवाद सुलझ गया और हजारों लोगों को अपना अपना वतन मिल गया। जब वतन मिलता है तो कैसी खुशी होती है, ये इनके चेहरों से पढ़िए। बच्चों से लेकर इन बुजुर्गों के बुझे चेहरों पर खुशी की लकीरें दिख रही हैं। उस खुशी में गांव-गांव जश्न का माहौल है, पटाखे छूट रहे हैं, समूह गान हो रहा है। देश तो आजाद 68 साल पहले हुआ था, मगर भारत बांग्लादेश की सरहद पर बसे इन लोगों को अपने वतन का नाम नहीं मिला था। 68 साल बाद ऐसे सैकड़ों गांवों के बाशिंदों को अपने देश का नाम लेने की आजादी भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के साथ। उधर ढाका में पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ समझौता सील हुआ। इधर इन गांवों में आजादी का जश्न मनने लगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। আজকে আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমরা জন্মবার পর থেকে স্বাধীনতা দেখি নাই। अब हुए समझौते के मुताबिक 24,000 एकड़ जमीनों की अदला बदली होगी। इन पर बसे 162 गांवों का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच होगा।
सीमा से लगे 162 गांवों में तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं। इनमें से 111 गांव बांग्लादेश और 51 गांव भारत में आएंगे। यह समझौता अपने आप में ऐतिहासिक है, जिससे सरहद का भूगोल बदल गया। यह वैसा ही है जैसे 1971 की जंग में भारत के पूर्वी हिस्से का भूगोल बदला था। लोकतंत्र के लिए लड़ाई के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस समझौते ने 41 साल पहले हुई उस साझी जंग से गहरी हुई दोस्ती में अमन का एक नया अध्याय जोड़ा है। आज तक ब्यूरो। कई बार युद्ध के गर्भ से शांति निकलती है। 1971 के युद्ध का एक शानदार नतीजा अब दिख रहा है, भारत बांग्लादेश के बीच दोस्ती के रूप में। और यह दोस्ती हमेशा 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 कायम रहेगी। जय हिंद।